नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी भारतीय वन बुक से चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर देखते हैं। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो उत्तर हो जाएगा, किसी भी जीव को वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वह पोषण के रूप में पोषक तत्व से प्राप्त करता है। इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। क्या हो जाएगा? किसी भी जीव को वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वह पोषण के रूप में पोषक तत्व से प्राप्त करता है। इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पोषण की परिभाषा लिखें। पोषण की परिभाषा हो जाएगा, किसी भी जीव के वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा बाहर से लिए गए खाद्य पदार्थ से जीव को मिलता है। उस खाद्य पदार्थ को पोषक तत्व कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, स्वपोषण के लिए किन किन परिस्थिति का होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद क्या है? स्वपोषण कब होता है और इससे क्या क्या बनते हैं? चलिए देखते हैं। स्वपोषण के लिए निम्नलिखित घटक का होना आवश्यक है। सबसे पहले क्लोरोफिल होना चाहिए, जो पत्तियों में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में पाया जाता है। खनिज लवण, जिसे जो धरती से पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, तथा जल भी धरती से प्राप्त करके वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसके बाद तथा इसके उपोत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल। यह सभी उसके बाद बनता है। ग्लूकोज को वह स्वयं भोजन के रूप में यूज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है वायुमंडल में, तथा जल को भी वायुमंडल में रिलीज कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परपोषण से आप क्या समझते हैं? परपोषण से आप क्या समझते हैं? जब कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो वह परपोषी जीव कहलाता है, और उसके द्वारा लिया गया यह पोषण की इस विधि को परपोषण कहते हैं। अर्थात जब कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो वह परपोषी कहलाता है, और उसके द्वारा लिया गया पोषण की इस विधि को परपोषण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, कहता है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो जब कोई जीव मृत जीव और मृत पौधे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है तो इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी परपोषण कहते हैं, जैसे गोबर छत्ता, बैक्टीरिया इत्यादि। आपने देखा होगा कि गोबर छत्ता सड़े गले चीज़ों पर ही पनपता है, इसलिए इसे मृतजीवी कहा जाता है। चलिए परजीवी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से उसके साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है तो इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे अमरबेल, कवक, जीवाणु इत्यादि। फिर से देखते हैं, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से उसके साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे अमरबेल, कवक, जीवाणु इत्यादि। अमरबेल को आप ले लीजिए, यह दूसरे पौधे पर रह करके उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, यह स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब प्राणी अपना पोषण ठोस या तरल रूप में वातावरण से ग्रहण करता है तो उसके पोषण के इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि। फिर से देखते हैं, जब प्राणी अपना पोषण ठोस या तरल रूप में वातावरण से ग्रहण करता है तो उनके द्वारा पोषण
के इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस और बड़े बड़े जितने भी जीव हैं वे सभी प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में सहयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन और जल का भी निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं क्या होता है। जब हरा पौधा जिसमें क्लोरोफिल होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को सहयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन और जल का भी निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है क्योंकि पत्तियों में ही हरित लवक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का सहयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसलिए पत्ती को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। फिर से देखते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है क्योंकि पत्तियों में ही हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिसका अंग्रेजी होता है, हरित लवक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का सहयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसलिए पत्ती को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं, मुख गुहा, मुंह जिसका अर्थ होता है मुंह, ग्रासनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और कई प्रकार के ग्रंथियों को मिलाकर जो तंत्र विकसित होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। यह मनुष्य और सभी उच्च वर्गीय जंतुओं में पाया जाता है। इसी से भोजन का पाचन संपन्न होता है। फिर से देखते हैं कि मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और कई प्रकार के ग्रंथियों को मिलाकर जो तंत्र विकसित होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। यह मनुष्य और सभी उच्च वर्गीय जंतुओं में पाया जाता है। इसी से भोजन का पाचन संपन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखे। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है उसका नाम लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें पहला है पैरोटिड लार ग्रंथि और दूसरा है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। तो उत्तर हो जाएगा, मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा है मुख्य या जाइमोजियम कोशिकाएं। तो मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बटे होते हैं, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और कहता है कि छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। तो उत्तर देखते हैं, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। कितने मीटर? 6 मीटर होती है तथा इसके 3 भाग के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।